तो कैसे आप दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, एग्ज़ाम टाइम है। आज मैं आपको 10th क्लास सिविक्स का, पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर पावर ऑफ शेयरिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, वन शॉट में करेंगे, आसान में करेंगे, इजी वे में करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, आपको समझ आएगा, बस आप बने रहें मेरे साथ। तो देख, और इससे पहले अगर आपने मेरी MCQ की सीरीज़ नहीं देखी है, MCQ की हिस्ट्री और जियो की, तो मेरे चैनल पे जाइए। ठीक है, और मैं इसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप चेक आउट कर सकते हो। देखिए, पूरी हिस्ट्री और पूरे जियो के में 20 क्वेश्चन डालें, MCQ इसमें से बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जान लें भाई चैप्टर का मतलब क्या है, तभी तो आगे बढ़ेंगे। पावर शेयरिंग का मतलब होता है, सिंपल भाषा में बताओ, पावर शेयरिंग का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। बस खत्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। बट किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन पावर? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन तो हो रहा है, बट किसके बीच में? डिस्ट्रीब्यूशन पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट अलग अलग तरह की, गवर्नमेंट में अलग अलग लेवल पे जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पावर का, उसको अब चाहे हो सकता है वो सोशल पार्टीज के बीच में हो, सोशल पार्टीज के बीच में हो सकता है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी हो सकता है पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग का मतलब होता है बस पावर की शेयरिंग करना, मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना, पावर्स को बांटना। अलग अलग गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट्स के, उसके बीच में डिवाइड कर देना। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम वही देखेंगे जो पावर शेयरिंग हुई है, मतलब जो पावर को बांटा गया है, जो पावर को अलग अलग डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर में आपको 2 स्टोरीज मिलेंगी। उन 2 स्टोरीज के अकॉर्डिंग आप समझ पाएंगे कि जो पावर का शेयर हुआ, पावर की जो शेयरिंग की है, पावर को जो बांटा गया, जो डिवाइड किया गया, वो डिवाइड सही हुआ है कि गलत हुआ है। ठीक है, डिवाइड सही हुआ या गलत हुआ, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो अब चैप्टर की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। अब देखते हैं चैप्टर के बारे में, 2 स्टोरीज होंगी। शुरू करते हैं हम। पहली स्टोरी हमारी क्या है? स्टोरी 1। इस चैप्टर की पहली स्टोरी आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि कहानी है, मेरी जुबानी है, वो है यूरोपियन कंट्री है का एक सिटी जिसका नाम है बेल्जियम। इसमें देखते हैं कैसे पावर शेयरिंग हुई थी, कैसे शक्तियों का बंटवारा हुआ था। सबसे पहले हम समझेंगे इसके बारे में, जानेंगे कि इस चैप्टर, ये जो छोटा सा जो मेरा नक्शा बनाया हुआ है, इसके अंदर के बारे में समझेंगे, क्या है इसकी कहानी, इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। तो देखो, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है। इतना जो हिस्सा दिख रहा है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट है फ्लैमिश एरिया का, फ्लैमिश रीजन। और जो इसके नीचे वाला पार्ट बचा, यानी यहाँ से जो पार्ट है डिवाइड हो गया, ये कौन सा पार्ट है? वेलोनिया। ठीक है, तो 2 क्षेत्र है हमारे, फ्लैमिश और वेलोनिया। फ्लैमिश में क्या है भैया? फ्लैमिश में 59% जो है वो डच बोलने वाले लोग हैं। और जब वेलोनिया में देखें तो 40% लोग जो क्या बोलते हैं? फ्रेंच। तो आपको लग रहा होगा यार, बेल्जियम में तो 59% डच बोलने वाले लोग हैं, तो यानी इनको ज़्यादा पावर मिलेगी, इनको कम मिलेगी। लेकिन नहीं, रुको, अभी कहानी पूरी ख़त्म नहीं हुई है। और 1% जो है वो जर्मन स्पीकिंग है। ठीक है, लेकिन जो इसकी राजधानी है, यानी जो इसकी कैपिटल है, ब्रुसेल्स, उसमें तो कहानी कुछ और ही कहती है। वो ब्रुसेल्स से कुछ और ही बयान कर रहा है अपनी कहानी। ब्रुसेल्स में देखो तो 80% फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं। कैपिटल में मात्र 20%, ओनली 20% लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं? डच। तो कुछ समझ आई कहानी कि भाई पूरे बेल्जियम में देखें तो 59% कौन है? डच, 40% फ्रेंच। यानी मेजोरिटी की बात की जाए तो मेजोरिटी तो भाई हो रही है पूरे बेल्जियम में, किसकी हो रही है? डच की, बिल्कुल राइट। लेकिन अगर वहीं ब्रुसेल्स में चले, यानी कैपिटल में चले, तो वहाँ पे आप देख पाओगे कि मेजोरिटी किसकी होगी, किसके हाथ में आ गई है? फ्रेंच में। ठीक है, फ्रेंच के हाथ में मेजोरिटी है। यानी अब आपको लग रहा होगा ये तो प्योर टेंशन वाली बात हो गई। बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे आपको टेंशन लगी हो रही है, वैसी उस समय भी बेल्जियम में उस समय जो गवर्नमेंट थी उनको भी टेंशन हो गई थी। भाई क्या हो, कैसे चलेगा बेल्जियम में? सारी गवर्नमेंट बड़ी परेशान थी। तो उस समय बहुत टेंशन थी, टेंशन का टाइम था। टेंशन के पीछे रीजन भी आपको समझ आ गया क्यों रीजन थे, फिर भी हम जान लेंगे।
1950s और 1960s के बीच में बेल्जियम में बड़ी टेंशन थी। अब उसने इस टेंशन का कैसे निवारण किया, कैसे उसको सॉल्व किया, वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले टेंशन आप समझ चुके हो, फिर भी मैंने लिखा हुआ है, टेंशन को समझ जाओ। क्या लिखा हुआ है भाई कि फ्रेंच कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच। समझ रहे हो, फ्रेंच जो कम्युनिटी थी, फ्रेंच के जो लोग थे वो पैसे वाले थे, अमीर लोग थे और पावरफुल थे। लेकिन डच कम्युनिटी के मुकाबले बहुत पावरफुल थे, यानी डच कम्युनिटी हमारी पुअर थी बेचारी, और फ्रेंच वाले हमारे अमीर थे, ये पुअर थे बेचारे, गरीब थे। और डच कम्युनिटी वॉज मेजोरिटी इन द होल कंट्री। और डच कम्युनिटी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो मेजोरिटी थे, मतलब उनकी संख्या ज़्यादा थी, बहुसंख्यक थे वो। और माइनॉरिटी इन द कैपिटल, लेकिन जो राजधानी थी, जो उनकी कैपिटल थी, उसमें माइनॉरिटी थी, मतलब उसमें वो क्या था, अल्पसंख्यक, मतलब उनकी आबादी कम थी। इस वजह टेंशन हो चुकी थी। 1950s का वो दौर और 1960 का वो दौर, बेल्जियम जो टेंशन से, चिंता से घूम रहा था। अब देखते हैं उसने क्या स्टेप लिए, ठीक है। चार बार उन्होंने अपने संविधान में बदलाव किया है, 4 बार, 4 अमेंडमेंट किए, तब जाके वो किसी निर्णय में निकल चुके हैं, ठीक है। यानी 1970s से लेकर 1993 तक 4 बार वो अपने संविधान में बदलाव कर चुके हैं, और तब जाकर वो किसी सही नतीजे पहुंच चुके हैं। तो वो देखते हैं, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे बनता है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहीं से आएगा कि क्या उन्होंने बदलाव किए, क्या उन्होंने स्टेप्स लिए, ताकि सब लोग अच्छे से हमारी गवर्नमेंट रन कर सके और सब लोग खुशी खुशी रह सके। चलो देखते हैं। तो पहला उन्होंने क्या स्टेप लिया, देखो। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्ड द नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन नंबर इन सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई संविधान में लिख दिया गया कि जितने फ्रेंच वाले हैं और जितने डच बोलने वाले लोग हैं मिनिस्टर, वो बराबर होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पूरे बेल्जियम में फ्रेंच और डच बोलने वाले मिनिस्टर की जो संख्या होगी वो कैसे होगी, बराबर, इक्वलिटी रहेगी, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, दूसरा उन्होंने क्या चेंजेस किया, क्या स्टेप लिया। स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड सपेस्ट फ्रॉम बोथ द ग्रुप, वन ग्रुप कैन नॉट टेकन डिसीजन, ठीक है। मतलब क्या है कि जो भी स्पेशल लॉज बनेंगे, जो भी विशेष कानून बनाए जाएंगे, उसमें क्या है, दोनों ग्रुप की डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, दोनों ग्रुप का समर्थन, दोनों ग्रुप का डिसीजन होना बहुत जरूरी है। कोई एक ग्रुप, कोई एक समुदाय अगर वो चाहे कि डिसीजन ले लूँ, ना, कतई नहीं, दोनों का डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, एक ग्रुप डिसीजन नहीं ले सकता था। बहुत अच्छी बात थी। चलो थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप उन्होंने क्या उठाया, थर्ड स्टेप क्या था, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर बोथ इक्वल रीजनल गवर्नमेंट पावर शेयरिंग। स्टेट के अंदर भी क्या है, सबको बराबर बराबर इक्वल पावर मिलेगी, ठीक है। चाहे डच वाले हो चाहे फ्रेंच वाले हो, सबको मिलेगी बराबर पावर, कोई नाराज नहीं हो, सब खुश रहो, सबको बराबर बराबर, ठीक है। यहाँ देखो फोर्थ पॉइंट में देखो क्या दे रखा है, फोर्थ स्टेप क्या लिया, ब्रुसेल्स ऑल्सो हैड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द बोथ ग्रुप। और ब्रुसेल्स जो कि उनकी कैपिटल थी, ठीक है, वहां पर भी क्या है, इक्वल उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, चाहे डच वालों के हों चाहे फ्रेंच वाले के हों, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव, मतलब उनके जो नेता कह लो, कुछ भी कह लो आप, उनको प्रस्तुत करने वाले, उनके प्रतिनिधित्व, वो क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। क्या बढ़िया इन्होंने पावर शेयरिंग करी है। एंड लास्ट पॉइंट क्या बचा, देखो फिफ्थ स्टेप क्या लिया, फिफ्थ स्टेप क्या, थर्ड लेवल गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट। अच्छा, थर्ड लेवल गवर्नमेंट लेके आ गए। ये क्या होती है थर्ड लेवल गवर्नमेंट, क्या होती है, जैसे हम कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं, यानी समुदाय सरकार, हिंदी में क्या हो रहा है, पढ़ लेते हैं। थर्ड लेवल गवर्नमेंट का मतलब होता है दोज टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच सेम टाइप ऑफ स्पीकिंग पावर फॉर्म्ड, दे हैव टू राइट टू टेक डिसीजन ऑन कल्चर, लैंग्वेज, एजुकेशन। समझ रहे हो, ये ऐसी सरकार होती है, ठीक है, जो कि सेम टाइप तरह के लोग, यानी एक ही भाषा के लोग, जैसा कि मान लो डच बोलने वाले लोग हैं, तो डच लोग बोलेंगे भाई हम अपनी सरकार अलग से बनाना चाहते हैं क्योंकि हमारी लैंग्वेज सेम है। फ्रेंच वाले बोलेंगे मेरे को ना एक अलग सरकार बनानी है, हमारा कल्चर अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारी एजुकेशन अलग है, तो हम उसके हिसाब से अलग से डिसीजन लेंगे। जैसे इंडिया के अंदर के मुस्लिम होते हैं, हिंदूज होते हैं ना, इसी तरीके से वो अपनी अपनी गवर्नमेंट भी अलग बना सकते हैं। इसको बोलते हैं सामुदायिक सरकार, कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो ये इजाज़त मिल चुकी थी वहाँ पे, डच अपने हिसाब से और फ्रेंच अपने हिसाब से कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते थे, कल्चर को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, एजुकेशन लेकर अपनी गवर्नमेंट वो बना सकते थे। तो कितनी अच्छी फॉर्मेशन हुई है पूरे, आप देख सकते हो, नज़र मार सकते हो कितनी अच्छी इन्होंने पावर शेयरिंग करी है।
ये स्टोरी 1 तो बहुत अच्छी लग रही है मुझे। कहानी दूसरी क्या कहती है वो देखते हैं, क्या बयां करती है कहानी दूसरी। जो कहानी सेकंड का स्टोरी हमारी है वो हमारी श्रीलंका की स्टोरी है, ठीक है। श्रीलंका की कहानी देख लेते हैं क्या है। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश, जानते हो आप। इसका भी स्ट्रक्चर समझो पहले। 74% वहाँ पर सिंहाला स्पीकिंग है। सिंहाला एक भाषा है, लैंग्वेज है सिंहाला, ये भाषा बोलते हैं सिंहली, ठीक है, जो कि मेनली बुद्धिस्ट है, बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले, बुद्धिस्ट बौद्धिक धर्म को मानने वाले। 18% तमिल है, वो भी जिसमें मिक्स है हिंदू और मुस्लिम, ठीक है। यानी क्या कहते हैं जो ओरिजिनल इंडियन, जो इंडिया से आए, जिनकी ओरिजिनलिटी इंडियन है। 7% जो है वो क्या है, दोनों क्रिश्चियन भी बोलते हैं और मुस्लिम भी बोलते हैं। यानी आप क्लियरली देख पाते हो कि यहाँ पे जो एक भाषा बोलने वाले, यानी जो सिंहली बोलने वाले भाषाओं की जो मेजोरिटी वो ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या हुई, क्या प्रॉब्लम हुई और क्या इनका समाधान निकला। वहाँ पे भी स्टोरी 1 में भी ऐसा था। अब यहाँ पे देखो क्या निकाल सकते हैं, क्या इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकाला, कहीं नहीं निकाला। आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। स्टोरी कह रही है अच्छा प्रॉब्लम हो गई, ओह माय गॉड प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम हो गई 1956 को एक एक्ट पास कर दिया उनकी गवर्नमेंट ने। क्या कर दिया इस एक्ट में, इन विच मेड सिंहाला द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। ओह माय गॉड, सिंहाला को उन्होंने क्या कर दिया, एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। यानी कि एक वहाँ की जो एक भाषा, मेन भाषा बना दी सिंहली, यानी एक तरह से इंपॉर्टेंस मिल गई। और बेचारे जो बाकी बचे हुए थे माइनॉरिटी में उनको अलग थलग फेंक दिया। और क्या करा, गवर्नमेंट फेवर, अच्छा फेवर भी करने लग गई सिंहाला स्पीकर्स को इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एडमिशन। अच्छा जो सिंहाला, जो सिंहली बोलते थे उनको उन्होंने, गवर्नमेंट ने, वहाँ की सरकार ने, बताओ सरकार उनके पक्ष में आ चुकी है, सरकार उनको जॉब दे रही है, एडमिशन दे रही है, उनको प्राथमिकता मिल रही है, उनको प्रायोरिटी दी जाती है, प्रेफरेंस मिल रहा है उनको। और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड दैट द गवर्नमेंट शैल बी प्रोटेक्टेड फादर ऑफ बुद्धिज्म। ओ माय गॉड, ये क्या कर रहे हैं, एक नया संविधान बना दिया जिसके अंदर बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बना दिया। यानी कुल मिला के देखा जाए जो 74% जो सिंहाला बोलने वाले लोग थे उनको ही सब कुछ देने लगी गवर्नमेंट, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जब ऐसा होगा तो जो माइनॉरिटीज में है, जिनके पास पावर नहीं है मिली, या बेचारे जो वो थे जो सोच रहे थे कि हम वैसे ही कम है, हम ऐसे ही दबाए जा रहे हैं, अब तो उनके खिलाफ सरकार भी आ चुकी है, तो क्या करेंगे वो, देखते हैं आगे। तो आगे आप देख सकते हो क्या पड़ा इम्पैक्ट, क्या प्रभाव पड़ा तमिल के ऊपर। बेचारे तमिल क्या कर रहे थे, इट इंक्रीज द फेसिंग ऑफ एलिनेशन। ओ एलिनेशन का मतलब अलग थलग। उन्होंने सोचा यार हमारे साथ तो कोई है नहीं, हमारा सरकार से उम्मीदें थी, सरकार ने भी हमें अलग कर दिया, वो अपने आप ही अलग थलग हो गए, ठीक है। उनको ऐसी भावना लगी कि अलग थलग होने की भावना आ चुकी थी। दे फेल्ट दैट द गवर्नमेंट मेजर पार्टीज डोंट केयर अबाउट देयर। उनको महसूस होने लग गया, उनको पता चल चुका कि ये पार्टी वाले जो हैं तो सब हमारा काट रहे हैं, बस वोट के नाम पे हमें सपने दिखाते हैं और कुछ नहीं होता, हमारे साथ कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। ये सारी पार्टी वाले हमको बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है। हाँ वही डायलॉग में मार दो, सारे के सारे वहाँ पे हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। And third, they felt government and constitution did not them right to equality। जो एक संविधान में अधिकार होता है बराबरी का, में समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, वो नहीं मिल रहा, समानता नहीं मिल रही, बराबरी नहीं मिल रही है। अब क्या क्या तमिल वालों ने, देखते हैं आगे। ओ माय गॉड, रिएक्शन आने वाला है। क्या रिएक्शन हुआ, क्या रिएक्शन एक्शन बदलेगा, जानते हैं। लॉन्चेस स्ट्राइक्स फॉर इक्वालिटी, उन्होंने बराबरी के लिए स्ट्राइक, हड़ताल करना चालू कर दी, धरना प्रदर्शन चालू कर दिया, धरने देने लगे। देयर डिमांड फॉर एंटोनॉमी एंड इक्वालिटी फॉर वर डिनाइड, ठीक है। वो डिमांड कर रहे थे कि हमें बराबरी मिलनी चाहिए, हमें बराबरी मिलनी चाहिए, ठीक है। दे सेपरेट कंट्री, अलग कंट्री की डिमांड कर रहे थे। हुआ क्या, उसका रिएक्शन सिविल वॉर छिड़ गया, सिविल वॉर हो गया है, ठीक है। सिविल वॉर क्या होता है अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं गृह युद्ध, ये जान लेते हैं आगे, ठीक है। गृह युद्ध क्या होता है वीडियो के लास्ट में देखेंगे। उसके बाद क्या, सिविल वॉर कॉज अ टेरिबल सेटबैक टू सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ। और सिविल वॉर का से हुआ क्या, सिविल वॉर से इतना प्रभाव पड़ा कि सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, पूरी कंट्री की जो लाइफ थी, वो ही पूरी दशा ही वो ही क्या हो गई, बिल्कुल भयानक हो चुकी थी। यानी जो श्रीलंका था वो बिल्कुल पीछे ही खिसक गया, ठीक है। तो अब देखो इन दो स्टोरी को आपने समझा। अब दो स्टोरी में पावर शेयरिंग हुई, सत्ता का बंटवारा हुआ,
लेकिन क्या हुआ, क्या रिजल्ट निकले समझ तो आप चुके हो, फिर भी एक पिक्चर देख लो जो मैंने बनाने की कोशिश करी है। पावर शेयरिंग हुई है, देखो बेल्जियम में पावर शेयरिंग बहुत अच्छी हुई है भाई, फ्रेंच और डच वाले बिल्कुल प्यार से रह रहे हैं, ठीक है, आराम से मस्त से रह रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, तू भाई चल, आराम से चल रहा है। लेकिन श्रीलंका में देख लो, गुस्से में हैं, लड़ रहे हैं, आंखों में गुस्सा भरा पड़ा है इनके, देख रहे हो, आंखों में गुस्सा भरा पड़ा है, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा मैं। क्योंकि क्या है, सिंहा जो 74% जो सिंहाला थे उनको सब कुछ मिल गया, और बेचारे तमिल लोग बिल्कुल हो गए हैं बिल्कुल ही फकीर, उन्हें कुछ नहीं मिला, तो वो लड़ रहे हैं, ठीक है। तो बेल्जियम की कंडीशन बहुत अच्छी थी, श्रीलंका की कंडीशन बहुत बेकार थी। बेल्जियम में पावर शेयरिंग बहुत अच्छी हुई है, तो वहाँ पे इसलिए इनको पूरे नंबर मिल रहे हैं। यस, इनकी बहुत बेकार हुई है, पावर शेयरिंग उनको मिल रहे हैं नो। अब देखते हैं आगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लो, यानी प्रीजुडिशियल सिस्टम होता क्या है। व्हाट इज प्रीजुडिशियल सिस्टम? इट रिड्यूस फाइट टू कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स एंड सो स्टेबिलिटी। जो प्रीजुडिशियल सिस्टम होता है वो क्या करता है, जो सोशल ग्रुप होते हैं उनके बीच में, यानी जो समाज के जो ग्रुप बने, छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, उनके बीच में जो भी मतभेद होते हैं उनको कम करता है। उस वजह से स्टेबिलिटी आती है, स्थिरता आती है, ठीक है। अब स्टोरी के अंदर जान लो मोरल क्या निकल कर आ रहा है, इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है, क्योंकि स्टोरी पढ़ी है तो शिक्षा मिलना चाहिए। शिक्षा क्या है? पावर शेयरिंग इज एन स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी स्पिरिट मतलब होती है आत्मा, आत्मा यानी कि डेमोक्रेसी मतलब जानते हो ना, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, हिंदी में लोकतंत्र, जो हमारे देश में भी है, लोगों से बनाई गई सरकार। तो डेमोक्रेसी जो है, सॉरी, पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी की आत्मा है। अगर पावर शेयरिंग अच्छी हो गई तो आत्मा हमारी अच्छी होगी, ठीक है। अगर हमारी पावर शेयरिंग बेकार हुई तो हमारी आत्मा शैतान की बन जाएगी ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, छोटे छोटे टर्म रहेंगे कि टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग, कितने तरह की पावर शेयरिंग होती है। देखो, पावर शेयरिंग बेटा होती है आपके दो तरीके से। एक होती है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल बोले तो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। एक होती है वर्टिकल, वर्टिकल कैसे होती है? ऐसे, ये, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींचती है ना, वर्टिकल ऐसे खींचती है। तो इस तरीके से देखो, जो हॉरिजॉन्टल शेयरिंग होती है उसमें पहले होता है लेजिस्लेचर, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर क्या होता है? जुडिशरी, ठीक है। लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो कानून का पालन करवाते हैं, जुडिशरी जो हमारे जो होते हैं कोर्ट वगैरह, कानून वो मतलब पुलिस वगैरह, वो लोग होते हैं, ठीक है। आगे अगले चैप्टर में आपको डिटेल में समझोगे। उसके बाद हमारी वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है, यानी फेडरलिज्म, ये हमारा चैप्टर है। सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, राज्य, ठीक है, केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे एग्जांपल दो, जैसे बीजेपी हमारी अभी, ठीक है, बीजेपी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट किसी भी यूपी की सरकार की बात कर लो, या एमपी की सरकार की बात कर लो, या हरियाणा की बात कर लो, ठीक है, सब स्टेट गवर्नमेंट हो गई। लोकल गवर्नमेंट में क्या था? लोकल गवर्नमेंट हमारी, जैसे अभी इलेक्शन हुए थे हमारे, किसके हुए थे? हमारे एमएलए के इलेक्शन हुए थे, उसके बाद उसके हुए थे हमारे एमसीडी के इलेक्शन हुए थे हमारे, और गांव में क्या होता है? पंचायती के इलेक्शन होते हैं ना, पंचायत के इलेक्शन होते हैं गांव में, प्रधान के इलेक्शन होते हैं, प्रधानी के इलेक्शन होते हैं ना, इन सबको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। ओके ओके बच्चास, आगे बढ़ते हैं। पावर कैन बी शेयर्ड एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, ठीक है। पावर को हम अलग अलग सोशल ग्रुप में भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट, जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट ने किया ना, बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट हुआ, इंडिया में भी तो हुआ है। इन इंडिया में भी कास्ट बेसिस पे होती है, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में मुस्लिम के अकॉर्डिंग, हिंदू के अकॉर्डिंग, सिख, ईसाई, इसके अकॉर्डिंग भी पावर्स बांटी जाती है, लैंग्वेज के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से पावर शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पावर शेयरिंग कैन आल्सो, आप पावर शेयरिंग आप ऐसे भी देख सकते हो, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच पावर शेयरिंग कैसे होती है? जैसे भाई सरकार नहीं बननी तो गठबंधन की सरकार बन जाती है ना, उसे बोलते हैं कोलिजन गवर्नमेंट, ठीक है, जो गठबंधन की सरकारें बना लेते हैं, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है, पर थोड़ा सा रह गया है, जो मैंने आपको बताया ना सिविल वॉर क्या होता है, वो देख लो, ये चीज़ वहीं पर है, सेम ये जो मैंने बताई प्रीजुडिशियल मॉडल सेशन बता चुका हूँ, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हो चुका है, बस छोटा सा रह गया आपका, और फिर खत्म करते हैं चैप्टर का, दी एंड कर देंगे। क्वेश्चन हमें तो क्या दे रखा है, आप देखो, सिविल वॉर क्या है? अ वायलेंट कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री दैट बिकम्स ए
so intense that it appears like a war. मतलब एक ऐसा हिंसक सी भावना पैदा हो रखी है सरकार, और जो सरकार के खिलाफ है, मतलब देश के खिलाफ, देश के जो लोग हैं वो सरकार के खिलाफ एक हिंसक सी भावना लेके बैठे हुए कि सरकार हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है, और वो सिंगाई सुलग के कब जानो पता नहीं कब जाके एक वॉर में, एक युद्ध में छिड़ जाए, उसको बोलते सिविल वॉर। यानी लोगों के द्वारा जो एक वॉर होने वाला है, जो वहाँ की जो जनता है वो सरकार के खिलाफ हो चुकी है या किसी भी खिलाफ हो चुकी है, और वो अब लड़ने जा रही है, उसको बोलते हैं सिविल वॉर। एंड फाइनली लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, व्हाट इज मेजोरिटिज्म। ठीक है, कहाँ था ये मेजोरिटिज्म? दोनों जगह था। अगर देखें तो बेल्जियम में डच का था, पूरे बेल्जियम में, कैपिटल में फ्रेंच का था। ठीक है, लेकिन ये जो वर्ड यूज कर रहा है ये यूज किया सिंहा के लिए, ठीक है, श्रीलंका के लिए, जो 74% जो वहाँ के सिंगली थे। तो यहाँ देखो इसमें क्या देखा, मेजोरिटी मतलब कहता है अ बिलीव दैट majority government should be able to rule country which way if want by disregarding the wishes of needs। समझ रहे हो? मतलब एक ऐसी भावना, एक ऐसी सोच, ऐसा विश्वास जब लगने लग जाए कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, ठीक है, वो जब मर्जी जाके कंट्री पर रूल कर सकती है, और जो बेचारे माइनॉरिटी वाले लोग जो हैं, बेचारे लोग हैं, उनके जो भी लॉज हैं, यानी उनको जो चीज़ें मिलनी चाहिए बेसिक चीज़, उनके खिलाफ जा सकती है, उनको चीज़ें नहीं मिलेंगी, जरूरतें पूरा नहीं होगी। तो इस सोच को बोलते हैं हम लोग मेजोरिटिज्म। ठीक है, तो बच्चों चैप्टर का दी एंड हो चुका है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।